नमस्कार। कभी सोचा है कि इतिहास कैसे बदलता है? कभी कभी ये किसी एक अकेले इंसान की जिद से बदल जाता है। आज हम ऐसी ही एक कहानी में चलेंगे, चंपारण की कहानी, जहां एक बहुत ही मामूली से किसान ने पता है क्या किया? एक ऐसी चिंगारी जलाई जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव तक हिलाकर रख दी। और देखिए, ये बात सिर्फ कहने की नहीं है। साल 1942 में खुद गांधी जी ने ये माना था। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के भारत छोड़ने की जो असल शुरुआत हुई ना, वो इसी एक घटना से हुई थी, 1917 के चंपारण आंदोलन से। तो आप समझ सकते हैं, ये सिर्फ एक छोटा-मोटा विरोध नहीं था। ये तो आज़ादी की सुबह की पहली किरण थी। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे इंसान से जिसके बिना, सच कहूं तो, ये आंदोलन शायद कभी होता ही नहीं। ये है राजकुमार शुक्ल, चंपारण के एक बटाईदार, मतलब एक ऐसे किसान जो दूसरों की जमीन पर खेती करते थे। देखिए, वो कोई बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनका जो संकल्प था ना, वो असाधारण था। सही मायनों में कहें तो इस पूरी कहानी के असली हीरो तो वही थे। अब जरा राजकुमार शुक्ल का संकल्प तो देखिए। साल था 1916। लखनऊ में जब वो पहली बार गांधी जी से मिले तो गांधी जी ने कहा कि भाई, मैं बहुत व्यस्त हूं। पर शुक्ल जी ने हार नहीं मानी, बिल्कुल भी नहीं। वो हफ्तों तक गांधी जी के पीछे पीछे पूरे देश में घूमते रहे, तब तक जब तक गांधी जी को उनकी जिद के आगे झुकना नहीं पड़ा। आखिर में गांधी जी ने कलकत्ता में मिलने का वादा किया, और पता है क्या, शुक्ल जी वहां भी पहुंच गए और फिर गांधी जी को अपने साथ चंपारण ले ही आए। तो राजकुमार शुक्ल की जिद काम आई। गांधी जी चंपारण पहुंच तो गए, लेकिन उन्होंने आते ही कोई नारेबाजी या हंगामा शुरू नहीं किया। नहीं, उनका तरीका बिल्कुल अलग था। वो मानते थे कि पहले समस्या की जड़ तक जाओ, सारे फैक्ट्स, सारे तथ्य इकट्ठे करो। तो फिर समस्या की जड़ क्या थी? वो था ये नील का कॉन्ट्रैक्ट। ये एक बहुत ही शोषक, मतलब एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम था। इसमें होता ये था कि किसानों को अपनी सबसे अच्छी, सबसे उपजाऊ जमीन के एक हिस्से पर नील उगाने के लिए मजबूर किया जाता था, और फिर पूरी की पूरी फसल अंग्रेज जमींदारों को लगान के तौर पर देनी पड़ती थी। सोचिए जरा। 15%। सुनने में शायद ये सिर्फ एक नंबर लगे, पर ये सिर्फ एक नंबर नहीं था। ये किसानों की जिंदगी का वो हिस्सा था जिस पर उनका अपना कोई हक ही नहीं था। उनकी मेहनत, उनकी जमीन, सब कुछ इस कॉन्ट्रैक्ट में जकड़ा हुआ था, और बदले में उन्हें कुछ भी नहीं मिलता था। अच्छा, तो जैसे ही गांधी जी ने ये जानकारी इकट्ठी करनी शुरू की, जाहिर है उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। जो ब्रिटिश जमींदारों का एसोसिएशन था, उन्होंने तो साफ कह दिया कि ये बाहरी आदमी है, इसे कोई जानकारी मत दो। बात यहीं नहीं रुकी, तिरहुत के कमिश्नर ने तो उन्हें धमकी तक दे डाली और तुरंत इलाका छोड़ने का ऑफिशियल ऑर्डर भी दे दिया। लेकिन क्या गांधी जी पीछे हटने वालों में से थे? बिल्कुल नहीं। उन्होंने इस टकराव को सीधे अदालत में ले जाने का फैसला किया, और बस यहीं से इतिहास ने एक बिल्कुल नया मोड़ ले लिया। तो उन्हें इलाका खाली करने का सरकारी नोटिस थमा दिया गया। अब सब इंतजार कर रहे थे कि गांधी जी अब क्या करेंगे। उनका जवाब बहुत सीधा था, लेकिन बेहद शक्तिशाली। उन्होंने उस आदेश को मानने से साफ इनकार कर दिया। और जानते हैं ये क्या था? भारत में यह सविनय अवज्ञा या सिविल डिसोबीडियंस का पहला बड़ा प्रयोग था। मतलब एक अन्यायपूर्ण कानून को शांति से तोड़ना। गांधी जी ने साफ कह दिया कि वो किसानों की मदद के लिए जेल जाने को भी तैयार हैं। गांधी जी के इस एक कदम का असर, अरे वो तो तुरंत दिखा। सुनवाई वाले दिन हजारों की तादाद में किसान पहली बार बिना किसी डर के अदालत के बाहर जमा हो गए। ये उनकी नई हिम्मत और एकता का एक जबरदस्त प्रदर्शन था। इतनी बड़ी भीड़ देखकर अंग्रेजी हुकूमत, जाहिर है, घबरा गई। वो इस स्थिति को संभाल ही नहीं पा रहे थे। तो आखिर में क्या हुआ? उन्हें गांधी जी के खिलाफ केस वापस लेना पड़ा, और ये लोगों की पहली बड़ी जीत थी। ठीक है, अदालत में तो जीत मिल गई, पर असली लड़ाई अभी बाकी थी। वो लड़ाई थी उस अन्यायपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट को ही खत्म करने की। तो अब कहानी का अगला पड़ाव आता है, बातचीत और एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक जीत का। तो हुआ ये कि जांच में जमींदार दोषी पाए गए। अब जब पैसे लौटाने की बात आई तो उन्होंने एक चाल चली। सोचा कि चलो सिर्फ 25% वापस करने का ऑफर देते हैं। उन्हें लगा गांधी जी इसे ठुकरा देंगे और मामला लटक जाएगा। लेकिन गांधी जी तुरंत मान गए। अब सवाल ये है कि आखिर क्यों? क्योंकि असली लड़ाई पैसे की थी ही नहीं। मुद्दा पैसा था ही नहीं। मुद्दा ये था कि इतिहास में पहली बार उन जमींदारों को झुकना पड़ा था।
उन्हें पैसे के साथ साथ अपनी इज्जत, अपनी प्रेस्टीज का भी एक हिस्सा छोड़ना पड़ा। और इसका सबसे बड़ा असर यह हुआ कि किसानों के मन से उनका डर हमेशा के लिए निकल गया। ये एक मॉरल विक्ट्री थी, एक नैतिक जीत। लेकिन गांधी जी का काम सिर्फ इस कानूनी जीत तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने चंपारण के लोगों के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए भी काम किया। उनका मकसद था कि ये लोग अपना भविष्य खुद बना सकें। तो उन्होंने क्या क्या किया? गांवों में प्राइमरी स्कूल खुलवाए। महादेव देसाई और नरहरि पारिक जैसे पढ़े लिखे लोग वॉलंटियर बनकर पढ़ाने के लिए आगे आए। खुद गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा, उन्होंने लोगों को साफ सफाई और हाइजीन के बारे में सिखाया। एक डॉक्टर ने आके अपनी सेवाएं दी। तो देखिए, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल लड़ाई नहीं थी, ये तो पूरे समाज को अपने पैरों पर खड़ा करने की एक कोशिश थी। और इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा सबक है ना, वो शायद इसके अंत में छिपा है, और वो सबक है आत्मनिर्भरता का, सेल्फ रिलायंस का। हुआ यूं कि एक अंग्रेज थे, एंड्रूस। वो गांधी जी के बड़े फॉलोअर थे। उन्होंने चंपारण में रुककर इस लड़ाई में मदद करने की पेशकश की। अब वहां जो वकील थे, उन्हें लगा कि अरे वाह, एक अंग्रेज का साथ होना तो हमारी लड़ाई के लिए बहुत फायदेमंद होगा। लेकिन गांधी जी, उन्होंने सख्ती से मना कर दिया। उन्होंने समझाया कि देखो, अगर हम ये सोचते हैं कि इस लड़ाई में हमें एक अंग्रेज की मदद चाहिए, तो ये हमारे दिलों की कमजोरी दिखाता है। लड़ाई न्याय की है, कॉज हमारा सच्चा है, और इसे जीतने के लिए हमें खुद पर भरोसा करना सीखना होगा, किसी और पर नहीं। और यही था आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा पाठ। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, अगर उस एक साधारण से किसान राजकुमार शुक्ल ने उस दिन हार मान ली होती तो क्या होता? यह हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी इतिहास को बदलने के लिए किसी एक इंसान का अटूट संकल्प ही काफी होता है।